बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, रियाज अहमद आपको खुशामदीद कहता है। आज के इस बिजनेस फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चर के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। और इस लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे कि व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज स्मार्ट स्ट्रेटजी एंड फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। Hi everybody, very warm welcome in Accountancy Point YouTube channel. Let's start learning. But before we start, I request you, if you are new to my channel, please subscribe the channel and press the bell icon so that you don't miss any future updates of my channel. First of all, we will discuss about aims. Aims are the overall goals and purposes that the business was set up to fulfill. एम बेसिकली वो सारे के सारे गोल्स हैं हमारे, वो सारे के सारे मकासद का मजमूआ है जिसके लिए बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है, जिसके लिए बिजनेस को सेटअप किया जाता है। तो एम बेसिकली हमारा वो मेन पर्पज है जिसके लिए बिजनेस को सेटअप किया जाता है। ये ओवरऑल गोल्स का मजमूआ एम्स कहलाता है। तो दे आर डिफरेंट एम्स। बिजनेस में हो सकता है कि मेकिंग और इंक्रीजिंग प्रॉफिट, ये हमारा एम हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इंप्रूविंग मार्केट शेयर और प्रोवाइडिंग गुड और सर्विसेज टू द लोकल कम्युनिटी। कि जो लोकल कम्युनिटी है, जिस माशरे में जिसमें हमने सर्व करना है, तो वहाँ पे जो क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करना। सर्वाइविंग एज ए बिजनेस और एक्सपेंडिंग मीन ग्रोथ इसकी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, इससे ये मुराद है कि कोई एक प्रोडक्ट या किसी एक सर्विस को हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, बल्कि मजमूआ होगा डिफरेंट किस्म के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनका एक कम्बिनेशन, उनका एक पोर्टफोलियो, उसको हम प्रोवाइड करेंगे। मैक्सिमाइजिंग सेल्स और इंप्रूविंग क्वालिटी, ये भी एक हमारा एम हो सकता है। बिजनेस का ये भी एम हो सकता है प्रोवाइडिंग अ हाई क्वालिटी कंपेटिटिव सर्विस, प्रोवाइडिंग चैरिटेबल और वॉलंटरी सर्विसेज और बीइंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। कि इन्वायरमेंटली हम जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन बेटर होगी, ये भी हमारा एम हो सकता है। सो एम्स तो ओवरऑल हमारे गोल्स हैं, बट ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफिक टारगेट्स दैट मस्ट बी अचीव्ड इफ द बिजनेस इज टू फुलफिल इट्स एम। कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक स्पेसिफिक टारगेट है, स्मॉल पीसीज है एम्स को अचीव करने के लिए। कि अगर हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें जो कि हमारे स्पेसिफिक टारगेट्स या हमारे स्मॉल पीसीज हैं, जो माइलस्टोन्स हैं हमारे, तो हम अगर उन माइलस्टोन्स को, उन स्पेसिफिक टारगेट्स को अचीव कर लें, तो फाइनली वी विल accomplish our purpose or accomplish our aims। तो सबसे पहले और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज बिजनेस ऑब्जेक्टिव, कि उसका मीनिंग क्या है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर समथिंग दैट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव और अकम्प्लिश ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा हमारा टारगेट है कि जिसको एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बिजनेस चाहता है कि अचीव कर ले, या हम चाहते हैं कि उसके स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर अगर अकम्प्लिश कर लिया जाए तो हमारा जो मेन एम्स है उनको अचीव किया जा सकता है। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव इज द पर्पस और द रीजन फॉर विच अ बिजनेस एग्जिस्ट एंड ऑपरेट्स। तो बिजनेस ऑब्जेक्टिव हमारे वो मेन पर्पस या मेन हमारे मकासद हैं जिसके लिए कारोबार एग्जिस्ट करता है, जिसके लिए कारोबार हमने स्टार्ट किया, जिसके लिए बिजनेस को स्टार्ट किया गया। और तो दे आर डिफरेंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव। देयर मे बी टू अर्न प्रॉफिट, हो सकता है कि इसमें प्रॉफिट को कमाना, प्रॉफिट को अर्न करना हमारा मकसद हो। फाइट्स ग्रोथ, बिजनेस की जो ग्रोथ है वो भी एक पर्पज हो सकता है। डेवलपमेंट, टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड टू इट्स कस्टमर्स और टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। तो डिफरेंट किस्म के पर्पजेज हो सकते हैं जिसको अचीव किया जा सकता है। तो डिफरेंट किस्म के पर्पजेज हैं जिसको अचीव करने के लिए हम एक स्पेसिफिक टारगेट को अकम्प्लिश करते हैं। ये हमारे डिफरेंट किस्म के पर्पजेज हैं, डिफरेंट किस्म के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम अगर अचीव कर ले तो हमारा जो मेन एम है वो भी अचीव हो सकता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू मैकफार्लैंड, ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स, एम्स और पर्पसेस दैट ऑर्गेनाइजेशन विश टू अचीव ओवर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम। कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे वो सारे के सारे गोल्स, एम्स या पर्पसेस का मजमूआ है जिसको ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हम हासिल कर लें, जिसको ऑर्गेनाइजेशन की विश है कि अचीव कर लिया जाए, लेकिन ओवर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम, डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर, डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर इनको अचीव करना चाहती है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, किसी एक ही टाइम पीरियड के अंदर नहीं अचीव किए जा सकते, बल्कि हम डिफरेंट किस्म के, हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं डिफरेंट टाइम पीरियड के अंदर। तो इसीलिए हम कैटेगराइज करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया जा सकता है।
कि ऑब्जेक्टिव जो है वो शॉर्ट टर्म भी हमारे हो सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को भी कैन अचीव विद इन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव 1 साल के अंदर अंदर अचीव किए जा सकते हैं, जबकि मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स हमारे उनको हम अचीव कर सकते हैं बिटवीन 1 to 5 ईयर्स। इसी तरह से जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारे होंगे, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारे ऐसे हैं जिसको हम 5 ईयर्स के बाद कंप्लीट कर सकते हैं, 5 ईयर्स के बाद अकम्प्लिश कर सकते हैं, तो इनके लिए जो टाइम पीरियड है वो लॉन्गर देन 5 ईयर्स है। तो अब हाउ वी कैन मॉनिटर आवर परफॉर्मेंस। हाउ टू मॉनिटर परफॉर्मेंस, हम अपनी परफॉर्मेंस को किस तरह से मॉनिटर करें, हम इसकी मेजरमेंट किस तरह से करें कि अपने जो मेन पर्पसेस और हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमें करना पड़ेगा एस्टेब्लिश एम्स। हमें सबसे पहले हमारा जो एम है उसको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हमें पता हो कि हमारे सामने एक स्पेसिफिक ये एम है, एंड अगर हमारे सामने एम आ गया तो फिर इससे रिलेटेड टारगेट को सेट किया जाएगा, और देन फिर वी विल मॉनिटर द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो हमने टारगेट सेट किए हैं तो उसके लिए जो वर्क किया जा रहा है, जो उसके लिए काम किया जा रहा है, तो फिर उसके परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाएगा, एंड देन वी विल एवेल्युएट परफॉर्मेंस अगेंस्ट टारगेट्स। जस्ट मॉनिटर करना काफी नहीं है, बल्कि हम साथ साथ एवेल्युएशन करेंगे, तज्जिया करेंगे, हम इसमें एनालिसिस करेंगे, क्रिटिकली चीज़ों को देखेंगे कि हमने जो टारगेट सेट किए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस कहाँ तक है। तो बेसिकली यहाँ पे हम टारगेट्स एंड परफॉर्मेंस का काबिल जायजा लेंगे, उनको देखेंगे कि हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। अगर तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, वेरी गुड, देन हम कह सकते हैं कि हमारा जो मेन पर्पज है, जो हमारा जो मेन एम है, ये जो भी हमारा टारगेट जो हमने सेट किया था, जो हमने एम एस्टेब्लिश किया था, वो हम अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे टारगेट जो हमने सेट किए हैं और हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, अगर उसमें फ़र्क है, वो वेरी करती हैं, हम हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो इस काबिल नहीं कि हमने जो टारगेट सेट किया है उसको टाइमली कंप्लीट किया जा सके, उसको टाइमली अकम्प्लिश किया जा सके, देन वी शुड रिवाइज टारगेट। तो फिर हमें देखना पड़ेगा, हम वापस जाएंगे और वहाँ पे हम रिव्यू करेंगे, रिवाइज करेंगे अपने टारगेट्स को कि आखिर वो कौन से रीजन है, कौन सी वजूहत है जिस वजह से हम अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर सके। तो क्या हमारा टारगेट इस काबिल नहीं है, हमारा टारगेट पॉसिबल नहीं है, हमारा टारगेट कहीं पॉसिबल तो नहीं, तो इसमें देखना पड़ेगा आपको। तो फिर हम वापस जाएंगे आफ्टर वैल्यूएशन। अगर हम समझते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हमारे टारगेट्स के साथ मैच नहीं कर रही, तो देन हम फिर इसको टारगेट्स को रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस को किस तरह से बेटर किया जा सकता है। उसके बाद दोबारा से मॉनिटर करेंगे और दोबारा से फिर इवैल्यूएशन करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, टारगेट्स को रिवाइज करना, मॉनिटर करना एंड देन उसकी इवैल्यूएशन, ये हमारा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा उस वक्त तक जब तक हम, तो ये प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक हम ये ना देखें कि हमारी टारगेट्स के अगेंस्ट हमारी जो परफॉर्मेंस है वो ओके है। तो अगर हमारी परफॉर्मेंस ओके है टारगेट्स के अगेंस्ट, तो देन फाइनली वी विल मीट और वी विल अचीव आवर एम्स। तो देन हम अपने जो एम्स है उनको अकम्प्लिश कर लेंगे, उनको अचीव कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। हम अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बिजनेसेस को चाहिए कि बिजनेस शुड बी स्मार्ट। तो अपने ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को टाइमली अकम्प्लिश करने के लिए बिजनेस शुड बी स्मार्ट। तो स्मार्ट बेसिकली एक स्ट्रेटेजी है। ऐसे मुराद है हमारे पास स्पेसिफिक। तो ऑब्जेक्टिव्स शुड फोकस ऑन व्हाट द बिजनेस डज। ऑब्जेक्टिव्स का फोकस होना चाहिए बिजनेस के ऊपर ही कि बिजनेस किस किस्म का है, और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हम अप्लाई करें बिजनेस पे। जैसे हमारे सामने एग्जांपल है, a hotel may set an objective of 75% bed occupancy over the winter period। कि विंटर पीरियड में, सर्दियों के मौसम में होटल ने ये ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि 75% तक हमारे जो बेड हैं, हमारे जो रूम्स हैं, उनको ऑक्यूपाई होने चाहिए। तो इट इज आवर ऑब्जेक्टिव, और ये स्पेसिफिक है कि जिस किस्म का हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारे इसी होटल बिजनेस से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास है एम। तो एम से मुराद आ जाएगा मेजरेबल। ऑब्जेक्टिव इस किस्म के होने चाहिए जिसको मेजर किया जा सके, जिसको क्वांटिफाई किया जा सके। Objectives that have an quantitative value are likely to prove to be more effective targets for directors and staff to work towards। तो objectives quantify होने चाहिए, क्वांटिटी हमें पता होनी चाहिए इसकी
कि इसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू क्या है, हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जिसको मेजर करना आपके लिए ईजी है, उसको अचीव करना भी आपके लिए ईजी है। तो ऐसा एक टारगेट जिसको आप मेजर ही नहीं कर सकते, तो उसको अचीव करना अब आपके लिए ज़ाहिर सी बात है वो पॉसिबल नहीं है। तो मेजरेबल अगर टारगेट हमारा होगा तो वो अचीवेबल है। इसी से रिलेटेड है कि एम्स की बात ये है कि अगर हमारा टारगेट मेजरेबल होगा तो वो अचीवेबल भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस, टू इंक्रीज सेल्स इन साउथ वेस्ट रीजन बाय 15% दिस ईयर। ये टारगेट हमारे सामने है और मेजरेबल है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारा जो साउथ रीजन है उसमें हम अपनी सेल को इंक्रीज करना चाह रहे हैं 15%। इस साल 15% साउथ रीजन के अंदर हम अपनी सेल को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा जो टारगेट है वो मेजरेबल है, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो प्रीवियस एग्जांपल थी होटल रूम वाली, तो वहाँ पे भी 75% वो टारगेट आए जो कि मेजरेबल है कि हम अपनी रूम की ऑक्यूपेंसी को वहाँ पे टारगेट हमने सेट किया कि 75% इस विंटर के अंदर आप बेड ऑक्यूपेंसी 75%। कंपनी ये चाहती है, बिजनेस ये चाहता है, होटल मैनेजमेंट ये चाह रही है कि वो ऑक्यूपाई होना चाहिए, वो भी मेजरेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ए। तो ए से मुराद है अचीवेबल, कि टारगेट मस्ट बी अचीवेबल। तो इम्पॉसिबल चीज नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा टारगेट जिसको अचीव करना पॉसिबल हो। तो टारगेट मस्ट बी अचीवेबल। सेटिंग ऑब्जेक्टिव दैट आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन द टाइम फ्रेम गिवन विल बी यूजलेस। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव जो कि इम्पॉसिबल हैं, जिनको मुमकिन नहीं है कि गिवन टाइम फ्रेम के अंदर आप अचीव कर सकें, इस किस्म के टारगेट्स को सेट करना यूजलेस है, वो बेकार है, उनका कोई फायदा नहीं है आपको, बल्कि उल्टा उसका नुकसान होता है। इस वजह से हमारे जो एम्प्लॉयज है, हमारे जो मैनेजमेंट है, उसकी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ता है। ये बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि आपने एक टारगेट ऐसा दे दिया अपने मुलाजमीन को, अपने एम्प्लॉयज, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अगर इस किस्म का टारगेट आप दे रहे हैं उनको जो अचीवेबल नहीं है एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर, तो देन जो है वो उसका जो असर होगा वो रिवर्स जाएगा। इस तरह से हमारे जो एम्प्लॉयज है उनकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी, जो कि बिजनेस के लिए इन द लॉन्ग रन कोई अच्छी बात नहीं। देन हमारे पास आ रहा है आर। देन आर से मुराद है रियलिस्टिक एंड रेलेवेंट। ऑब्जेक्टिव्स शुड बी रियलिस्टिक व्हेन कंपेयर्ड विद द रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। हमारे ऑब्जेक्टिव रियलिस्टिक होने चाहिए, हकीकत पे मबनी हो। जब हम उनको अपने रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी के रिसोर्सेज के साथ मैच करें, तो देन हमारे ऑब्जेक्टिव इस किस्म के होने चाहिए कि कंपनी हमें उसके लिए फंडिंग कर सके, हम हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो मीट कर सकते हो, हकीकत पे मबनी होने चाहिए। एंड शुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स रेलिवेंट टू द पीपल हु हैव टू कैरी देम आउट। और आप उन लोगों के साथ उसको शेयर करें जो रेलिवेंट पीपल हैं। जो इरेलीवेंट पीपल जिसका ताल्लुक नहीं है, तो अगर आप उनको ये ऑब्जेक्टिव देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो उसको अचीव नहीं कर सकेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है वो इरेलीवेंट है इसके लिए। तो मुनासिब नहीं कि आप ऐसे लोगों के साथ शेयर करें मामला, कि ऐसे लोगों को आप ऑब्जेक्टिव दें जिनकी रेलेवेंसी नहीं है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी रियलिस्टिक एंड शुड बी रेलेवेंट। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम स्पेसिफिक। A time limit should be set when an objective is established। कि हम इसमें टाइम फ्रेम लगा दें, हमें पता हो कि विद इन 2 मंथ, विद इन 2 वीक्स, विद इन 1 वीक। तो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम अगर हो, स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो, तो जिसके अंदर अंदर हमने उस ऑब्जेक्टिव को मीट करना है। विदाउट अ टाइम लिमिट इट विल बी इम्पॉसिबल टू असेस वेदर द ऑब्जेक्टिव हैज एक्चुअली बीन मेट। अगर टाइम फ्रेम नहीं होगा, कोई टाइम लिमिट आपने सेट नहीं की, तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आप जो है वो उसकी असेसमेंट कर सकें। वो इम्पॉसिबल है कि आप असेस कर सकें, और जिन लोगों को टारगेट आपने दिया है तो उनकी एफिशिएंसी को नहीं चेक नहीं किया जा सकता। इसलिए लाजमी तौर पर जब भी ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएँ तो उसमें टाइम फ्रेम होना चाहिए, टाइम स्पेसिफिक हो। अगर टाइम स्पेसिफिक नहीं होंगे, उनकी असेसमेंट करना आपके लिए इम्पॉसिबल है। तो ये हमारे ओवरऑल स्मार्ट ऑब्जेक्टिव है जिसमें स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम स्पेसिफिक होने चाहिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को। जो इंपॉर्टेंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है अब हम उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आ रहा है सर्वाइवल। एवरी बिजनेस हैज ऑब्जेक्टिव ऑन सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस। तो हर किस्म का जो बिजनेस है उसमें लाजमी तौर पर उसका सर्वाइवल होना चाहिए। अगर वो सर्वाइव करेगा
देन वो एग्जिस्ट कर सकता है। अगर वो सर्वाइव एग्जिस्ट करेगा तो देन बाकी जो ऑब्जेक्टिव है उनको वो मीट कर सकता है। तो इट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। तो ये कोई भी बिजनेस हो उसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव है। इट शुड बी नोटेड दैट इफ अ बिजनेस सक्सीड इन सर्वाइविंग ओवर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इट वुड बी इन पोजीशन टू अचीव ऑल इट्स ऑब्जेक्टिव, अदरवाइज नॉट। बिजनेसेस की हिस्ट्री बताती है कि ऐसे बिजनेस जो लॉन्ग रन सर्वाइव कर जाते हैं वो अपने मुकासद जितने भी हैं उनको एक टाइम आता है कि अचीव कर लेते हैं। अदरवाइज अगर वो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे तो दैट्स सी बात है, ऑब्वियसली है कि वो कि जो ऑब्जेक्टिव है वो उनको मीट नहीं कर सकेंगे। सेकंड वन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये भी बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। नफा बेसिकली बिजनेस के लिए खून की तरह है, लाइफ ब्लड है इनका, विदाउट विच नो बिजनेस कैन सर्वाइव इन अ कम्पिटिटिव मार्केट। आजकल का जो मुकाबलेबाजी का रुझान है, तो आजकल की कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर बड़ा मुश्किल है किसी बिजनेस के लिए कि विदाउट प्रॉफिट को सर्वाइव कर सके। तो इसलिए जितना ज्यादा उनका प्रॉफिट बेटर होगा, जितना ज्यादा प्रॉफिट का मैक्सिमम होगा, बिजनेस के लिए सर्वाइव करना उतना ज्यादा आसान होगा। In fact, profit making is the primary objective for which business unit brought into existence। तो यही आमतौर पर बहुत से बिजनेस हैं जिनका मेन मकसद, मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो प्रॉफिट को अर्न करना चाह रहे हैं। तो उनकी एग्जिस्टेंस का मेन पर्पज ये होता है कि हमें प्रॉफिट को अर्न करना है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स producing at that level of output where the greatest positive difference between total revenue and total cost is achieved। कि प्रॉफिट मैक्सिमम आपका कब होगा? कि जब हम आउटपुट करें, कि जब हम प्रोडक्शन करें और हमारी प्रोडक्शन में हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम हो जाए, लेकिन हमारा जो रेवेन्यू है वो मैक्सिमम हो जाए। हमारी सेल प्राइस ज़्यादा हो लेकिन हमारी जो कॉस्ट प्राइस है वो अगर कम होगी तो हम अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो प्रॉफिट मस्ट बी अर्न टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, इट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ओवर टाइम। तो प्रॉफिट अगर हमारे पास होंगे, प्रॉफिट अगर बिजनेस अर्न करते हैं, प्रॉफिट अगर अगर मैक्सिमम हो जाए तो वेरी गुड, बहुत अच्छा होगा बिजनेस के लिए। प्रॉफिट बिजनेस जितना ज्यादा मैक्सिमम करता जाएगा, प्रॉफिट जितना ज्यादा उसका मैक्सिमम होगा, तो उसकी सर्वाइवल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और टाइम के साथ साथ उसको अपने बिजनेस को अगर वो एक्सपेंड करना चाहें तो उसकी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए भी ये बड़ा जरूरी है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास ग्रोथ। So growth means expansion of business activities by introducing new products or expanding and diversifying existing product lines or by entering into new market। ग्रोथ से ये मुराद है कि अपने कारोबार को एक्सपेंड कर लिया जाए, बढ़ा ली जाए अपनी एक्टिविटीज। अगर हम पहले प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ सर्विस बिजनेस भी स्टार्ट किया जा सकता है। अगर हमारे पास प्रोडक्शन की एक लाइन है, किसी एक बिजनेस के नाम से प्रोडक्शन की हुई है, तो आप उससे रिलेटेड बाकी जो डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट्स की साथ मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो अपने बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है, अपनी मार्केट जो है वो बढ़ाई जा सकती है, अपनी जो सर्विसेज हैं उसका स्केल आप बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं जिसको हम अचीव कर सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स और वैल्यू ऑफ आउटपुट। ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है सेल से या वैल्यू ऑफ आउटपुट के, जितनी हमने प्रोडक्शन की है उससे भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले प्रोडक्शन हम कर रहे थे 5 टन, तब हमने प्रोडक्शन करना शुरू कर दी है 7 टन और 8 टन। तो प्रोडक्शन अगर हमारी इंक्रीज करती जाएगी हम इट मीन कि बिजनेस ग्रो कर रहा है हमारा। ग्रोथ इज हेल्पफुल नॉट ओनली टू कम्पीट कंपेटिटर्स। ग्रोथ जो है वो हमें सिर्फ कंपेटिटर्स को मीट करने में हेल्प नहीं करती, बट आल्सो अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। बल्कि इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको भी अट्रैक्ट करने में यह बड़ी हेल्पफुल है। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर ये देखेगा कि जिस बिजनेस के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट करनी है उसकी ग्रोथ कैसी है, ये बिजनेस ऐसा है जो फ्यूचर में ग्रो करेगा और अभी भी ग्रोइंग पोजीशन के अंदर है। तो इन्वेस्टर इस बात को देखते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारी ग्रोथ हो। अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो उस वजह से हमें ना सिर्फ अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनको कम्पीट करने में आसानी होगी, बल्कि उसके साथ साथ मार्केट के अंदर जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। Market share is the percentage of consumers that a company has captured from its specific desired market within an industry। तो मार्केट शेयर से मुराद है वो स्पेसिफिक परसेंटेज जो आप अचीव करते हैं उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे आप ऑपरेट करते हैं।
तो आप जितना ज़्यादा आपके कस्टमर्स होंगे, जितने ज़्यादा आपके कंज्यूमर्स होंगे, तो इट मीन्स कि आपका मार्केट शेयर उतना ज़्यादा है। हम इसको एग्ज़ाम्पल से शो करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे पास 61% फेसबुक, तो फेसबुक के पास जो मार्केट शेयर है वो बाकी कंपैटिटर्स की निस्बत ज़्यादा है। तो increasing market share indicates that marketing mix of the business is more successful than its competitor। तो ये शो कर रहा है कि फेसबुक की जो स्ट्रेटेजी है, मार्केट स्ट्रेटेजी, वो अपने बाकी कंपेटिटर्स की निस्बत ज़्यादा पावरफुल है और ज़्यादा सक्सेसफुल है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोविजन ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। So since the business utilizes the various resources of the society expects to get quality goods and services from the business। तो जहाँ पे हम ऑपरेट करते हैं, जहाँ पे हमारा बिज़नेस ऑपरेट करता है और हम लोगों को, सोसाइटी को, कम्युनिटी को अगर गुड्स और सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं तो लाज़िम तौर पर क्वालिटी वाइज़ बेटर होनी चाहिए। अगर उनकी क्वालिटी बेटर होगी, कस्टमर सैटिस्फाई है, तो हमारी जो सर्विस है उसका म्यार अच्छा है, तो ऑब्वियसली बिज़नेस ग्रो करेगा, बिज़नेस अपने बहुत से ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है। क्योंकि कस्टमर्स का ट्रस्ट हासिल करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ा ज़रूरी है। तो जिन लोगों को आप गुड्स और सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस सोसाइटी के अंदर लाज़मी तौर पर आपको क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करनी चाहिए। The objectives of business should be to produce better quality goods and supply them at the right time and at the right place। हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जस्ट ये नहीं है कि हम गुड्स को प्रोड्यूस करें, लेकिन जो भी गुड्स आपने प्रोड्यूस करनी है वो क्वालिटी गुड्स होनी चाहिए। उसके अलावा जब आप उसको सप्लाई करें तो प्रॉपर टाइम के ऊपर सप्लाई करें और एक राइट प्राइस होनी चाहिए कि हर कस्टमर उसको इजीली अफोर्ड कर सकें। It is not desirable on the part of the business to supply inferior goods causes injuries to the customers। तो बिजनेस को inferior quality के goods customers को सप्लाई नहीं करनी चाहिए जो उनके लिए हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करे। They should charge the price according to the quality of the goods and services provided to the society। इसलिए जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है तो उनकी क्वालिटी के मुताबिक आप प्राइस चार्ज करें और लाजमी तौर पर कोशिश करनी चाहिए कंपनीज को कि जो क्वालिटी गुड्स सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करें। The customers also expect timely supply of all their requirements, so it is important for every business to supply those goods and services on a regular basis। इसलिए ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करें सोसाइटी को, बल्कि एक तो टाइमली होनी चाहिए, कम प्राइस पे, ऐसी प्राइस पे होनी चाहिए जो हर एक के लिए अफोर्डेबल हो। उसके अलावा वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। बिजनेस होता ही वो है जो रेगुलर एक्टिविटी में हिस्सा लेता है, जो तो बिजनेस होता ही वो है जो रेगुलर बेसिस के ऊपर सप्लाई करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी is a management concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and interaction with their stakeholders। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी का जो मेन कंसेप्ट है वो यही है कि कंपनीज, कॉर्पोरेशन जिस सोसाइटी में मूव कर रही हैं, जिस सोसाइटी में ऑपरेट कर रही है, जहाँ पे जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, कंपनीज को चाहिए उस सोसाइटी से रिलेटेड उनके मफादात का, उनके स्टेक्स का ख्याल करें। तो जो भी उनके स्टेक होल्डर्स हैं, जो वहाँ पे लोग रहते हैं, तो उनका ख्याल रखें। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी CSR से ये मुराद है कि कॉर्पोरेशंस, कंपनीज जहाँ पे ऑपरेट करती हैं, जिस सोसाइटी के अंदर वो मूव करती हैं, जहाँ पे उनके प्रोडक्शन यूनिट हैं, तो उनको ख्याल रखना चाहिए सोसाइटी का, जहाँ पे वो ऑपरेट कर रही हैं कि कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट्स की वजह से वहाँ की जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट ना हो। जो कंपनीज जहाँ से अर्न कर रही हैं, जहाँ पे बिजनेस कर रही हैं, तो कंपनीज को चाहिए कि प्रॉफिट का एक हिस्सा वहाँ पे भी लगाए। तो हम ये कह सकते हैं कंपनी की एक समाजी जिम्मेदारी है, जिस समाज के अंदर, जिस माशरे के अंदर उसे रहना है, जिस माशरे में वो ऑपरेट करती है, जिन लोगों को वो काम कर रही है और वहाँ से वो अर्न कर रही है, तो अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा उन लोगों के ऊपर भी लगाए। कंपनी की वजह से एनवायरनमेंट पोल्यूट ना हो। कंपनीज की स्ट्रेटजीज किसी देनी चाहिए। कंपनीज वहाँ के जो लोग हैं, जो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, उनका ख्याल रखें। Corporate social responsibility applies to those business that consider the interest of society by taking responsibility for the impact of their decisions and activities on customers, employees, communities and environment। Corporate social responsibility में कारोबार कंसिडर करते हैं सोसाइटी का इंटरेस्ट और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि उनके जो भी डिसीजन होंगे उनका इम्पैक्ट ना सिर्फ कंज्यूमर पे, एम्प्लॉयज पे, कम्युनिटीज पे और जो ओवरऑल एनवायरनमेंट उस पर पॉजिटिव होगा।
मीन्स के जो कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को जो गुड्स प्रोवाइड करेंगे वो क्वालिटी होगी, एम्प्लॉइज़ के हवाले से उनकी जो पॉलिसीज़ होंगी वो कंप्लायंस की फेवर में होंगी। ओवरऑल जो कम्युनिटी, जो हमारी एनवायरनमेंट है, तो उनको पोल्यूट नहीं किया जाएगा। जो हमारी कम्युनिटी और एनवायरनमेंट है, उनके लिए कंपनीज़ की जो पॉलिसीज़ होंगी वो इस किस्म की होंगी कि ओवरऑल उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसे यहाँ पे शो किया जा रहा है कि कंपनीज़ को लाज़मी तौर पर प्रोटेक्ट करना चाहिए सोसाइटी, क्योंकि अगर सोसाइटी को प्रोटेक्ट करेगी तो ओवरऑल हमारा जो वर्ल्ड है वो उसकी प्रोटेक्शन होगी। बिज़नेस शुड वर्क फॉर द जनरल वेलफेयर एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी। कारोबार को लाज़मी तौर पर आम लोगों की फलाह के लिए, आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए, ओवरऑल जो सोसाइटी है उसकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। कि उनके जो भी काम है उनकी वजह से ना सिर्फ जो जनरल पब्लिक है उसकी वेलफेयर हो, बल्कि उसके साथ-साथ ओवरऑल जो सोसाइटी है उसके लिए भी ज़्यादा बेटर हो, सोसाइटी भी उसकी वजह से इम्प्रूव हो सके। तो इस मकसद के लिए कारोबार को चाहिए कि एनवायरनमेंट के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर स्कूल एंड कॉलेजेस का कोऑपरेट करे, ताकि लोगों में जो एजुकेशन है उसका मेयार बेटर हो, एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए। इसके साथ-साथ वोकेशनल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ओपन किए जाएँ, ताकि वो लोग जो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, उनको एक किस्म की वोकेशनल ट्रेनिंग देके इस काबिल किया जा सके वो कि अब अपने लिए, अपने घरवालों के लिए कुछ रिस्क कमा सकें। हॉस्पिटल एस्टेब्लिश करें, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उसके साथ-साथ रिक्रिएशनल फैसिलिटी जनरल पब्लिक के लिए जैसे पार्क, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह जो है वो बनाने चाहिए। तो ये ओवरऑल कंपनी की, कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जहाँ से उन्होंने अर्न करना है तो उन लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए, उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए, ओवरऑल सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए काम करें। तो ये तो था आज का लेक्चर, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। And also don't forget to like and share. See you in next video. Take care and distribute happiness if you want to be happy.